देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन समझने वाले हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जैसे आप स्केल बढ़ाते हो अपने प्रोडक्शन का। स्केल बढ़ाने का मतलब है एक फैक्ट्री थी अब 2 फैक्ट्री कर दी, तो आपका लेवल बढ़ गया, स्केल ही बढ़ गया। तो उससे क्या फायदे होंगे? पहले बात तो मीनिंग क्या है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट रिड्यूसेस। भाई जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्टिंग कम पड़ेगी, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी, मैनेजर को मैंने सैलरी तो उतनी देनी है आपको, और आपकी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्टिंग तो कम अपने आप ही आ जाएगी। तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट रिड्यूसेस रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेंशन इन द फर्म ऑपरेशन, मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उस प्रोडक्शन के बढ़ने से आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने फर्म के ऑपरेशन का एक्सपेंशन किया, अपने बड़े लेवल पे उसको ले गए हैं। हम ये जानते हैं कि टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहना है, इसमें तो आप कुछ बचत कर ही नहीं सकते। बिल्डिंग के पे का जो किराया विराया है वो लगना ही है, उसमें आप क्या करोगे, वो तो लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट में आप क्या कर सकते हो, चेंजेस विद द प्रोडक्शन, क्यों वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बदलती है। जैसे रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे रॉ मटेरियल उतना ही ज्यादा लगेगा, जितना आप प्रोडक्शन करोगे फ्यूल उतना ही लगेगा। तो आपको जो सेविंग होती है ना वो बेसिकली होती है फिक्स कॉस्ट में। जो रेंट है ना वो अब आपका नहीं बढ़ रहा, तो वहां आपको जो सेविंग है वो होने लगती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो सेविंग्स हैं आपके, जो कॉस्टिंग पर यूनिट कम हो रही है, वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है इंटरनल और एक आपकी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपकी फैक्ट्री के अंदर ही हो रही हैं, जिनको कि आप होता हुआ देख रहे हो, और कुछ एक्सटर्नल लेवल पे हो रही है जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपके फैक्ट्री के बाहर हो रही है, सोसाइटी के अंदर हो रही है। चलिए देखते हैं इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, ईओएस लिख रहा हूँ इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू इंटरनल मैनेजमेंट। भाई हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है, हम काम इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, हम हमारी कॉस्ट को इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं कि कॉस्ट कम हो रही है। और एक्सटर्नल, कॉस्ट रिड्यूसेस ड्यू टू होल इंडस्ट्री ग्रो इन साइज, पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, उससे कॉस्ट कम हो रही है। तो वो आप थोड़ा ना कर रहे हो, तो सारी इंडस्ट्री बढ़ रही है। नो रोल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल है, ये उन्होंने थोड़ा ना किया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट ने वहाँ ट्रेन वगैरह लगा दी और रोड्स अच्छी बना दी, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है कम समय में होने लग गया। जिस ट्रक को पहुंचने में पहले 5 दिन लग रहे थे वो 3 दिन में ही पहुंच रहा है, 2 दिन में ही पहुंच रहा है, और अच्छी एवरेज से चल रहा है, तो फ्यूल की सेविंग हो रही है। या जीएसटी वगैरह लग गई, जीएसटी लगने से अब आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होना और गुड्स का ट्रांसफर होना आसान हो गया। तो इस कंडीशन में ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का स्केल है, ये आपने नहीं किया, जीएसटी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, हाँ, लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर। तो बात ये आती है सर, रीजंस फॉर इंटरनल इकोनॉमीज क्या है सर, हम इंटरनली कैसे कॉस्ट को बचा लेते हैं, क्या ऐसे रीजन होते हैं जो हमारी कॉस्ट बच जाती है? उसके रीजन है, पहला बल्क बाइंग। आप बल्क में परचेज कर रहे हो, बल्क में परचेज करते हैं तो हम जानते हैं होलसेल में हम परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रेट हमको सस्ती पड़ेगी, है ना। हम उसको पेमेंट भी कैश में दे सकते हैं, भैया कैश पेमेंट करेंगे, बता डिस्काउंट कितना देगा। और बल्क परचेजिंग कर रहे हैं तो हम ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट भी ले सकते हैं, तो इससे आपको इकोनॉमीज मिलती हैं। दूसरा टेक्निकल इकोनॉमीज, आपने अच्छी मशीनें और ले ली नई, जो कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन कर रखी है, ऑटोमेटिक मशीनें ले ली, तो उससे क्या प्रोडक्शन की कॉस्ट कम पड़ने लग जाएगी। क्यों? अब आपको मजदूर कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि मशीनें काम ऑटोमेटिक कर रही हैं और फास्ट कर रही हैं, तेज कर रही हैं, क्वालिटी अच्छी है, इससे आपको फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल इकोनॉमीज हो सकती है कि आप अपनी जो कॉस्टिंग है उसको अपन कंट्रोल कर रहे हैं, कि हमें किन किन एरियाज में हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हम सस्ते लोन बैंकों से ले सकते हैं, अगर कोई बैंक हमें महंगा दे रहा है तो हम उससे दूसरे बैंक से शिफ्ट हो जाएं और वहां से लोन ले लें, तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज भी हो सकती हैं। मार्केटिंग इकोनॉमीज हो सकती है कि आपने अपना चैनल जो है मार्केटिंग का वो चेंज किया। पहले आपने मार्केटिंग का जो चैनल रख रखा था उसमें कॉस्टिंग आपकी ज्यादा लग रही थी, अब आपने नए जो मैनेजर रखे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, एमबीएस को रखा, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी सेल को वो बढ़ा दें और आपकी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर दें। तो इस तरह से मार्केटिंग इकोनॉमीज भी हो सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमीज भी हो सकता है, भाई पहले मैनेजर जो था वो एक ही फैक्ट्री संभाल रहा था, अब वो ऑफिस तो आ ही रहा है, तो दूसरी वाली फैक्ट्री की भी थोड़ी जिम्मेदारी उसने ले ली, तो आपको एक एक्स्ट्रा मैनेजर नहीं रखना पड़ा, तो उसी मैनेजर से आपका काम चल गया। थोड़ा बहुत हो सकता है उसको इंसेंटिव भी उस बात के लिए दे दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली एक पूरा ही मैनेजर रख लेना, उसकी कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा होगी, और इसी मैनेजर से बात करके थोड़ा सा इसको इंसेंटिव देकर और इसी से ही काम करवा लिया, तो उससे आपकी कॉस्टिंग और बच गई। तो इस तरीके से आप अपनी इंटरनल इकोनॉमीज के थ्रू अपनी कॉस्ट को जो है कम कर सकते हैं। अब
अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल के क्या रीजंस है, क्यों एक्सटर्नल फायदे जो है आपको मिलते हैं, उसके देखते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक इंक्रीज। वही अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ गई, कई जगहों पे पहले ट्रेन जाती ही नहीं थी, पहुंचने लग गई। ट्रक वगैरह वहां जाते तो थे लेकिन रोडें बहुत खराब थी, और एक्सप्रेस हाईवे बन गए, तो इससे क्या है कि अब माल में टूट फूट भी कम होती है क्योंकि रोडें बहुत अच्छी है, माल टाइम पे पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो उससे डीजल वगैरह की कॉस्ट भी उस पर कम लग रही है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको फायदे मिलने चालू जाते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बिकम मोर फोकस्ड। अब डेफिनेटली पहले एजुकेशन इतनी नहीं थी, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन वगैरह सब चीजें होने से लोगों को ये फायदे मिल गए कि वो है ना मुंबई में या गुजरात में कोई एक्सपर्ट बैठा है, उससे अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग यहाँ जयपुर बैठे करा सकते हैं। नहीं तो पहले या तो एम्प्लॉयज को मुंबई भेजो और ये एक्सपर्ट को यहाँ बुलाओ। अब एक्सपर्ट को यहाँ बुलाओगे, वो 7 दिन रुकेगा, वो रुकेगा तो होटल में रुकेगा, होटल में रुकेगा तो होटल में ठहरने खाने के सारे बिल आप ही के मत्थे चढ़ने हैं, तो वो कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आजकल ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गई तो वो सारी जो एजुकेशन है वो इजीली उनको मिल रही है, तो उनका काम इजीली हो गया, तो कॉस्टिंग इससे कम हो जाती है। नंबर 3, ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट दिस इंडस्ट्री। मतलब सब्सिडरी इंडस्ट्रीज जो है वो बन गई, जैसे मारुति है, मारुति की फैक्ट्री जहाँ लगती है तो आसपास 150 छोटी फैक्ट्री और लगती है, तो मारुति में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, वो मारुति खुद थोड़ा ना बनाती है, वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से लेती है। तो अभी क्या ऐसी सब्सिडी इंडस्ट्री बहुत सारी डेवलप आसपास अगर आपकी फैक्ट्री की हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको कच्चे माल के लिए या सपोर्टिव मटेरियल के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप पहले बॉम्बे या गुजरात से मंगाते थे, अब आपकी बगल में दूसरी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, आप उनसे ही ले लोगे। नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड लेबर। भाई रॉ मटेरियल अब पूरे टाइम अवेलेबल होने लग गया। मान लो आपका रॉ मटेरियल पंजाब में होता था, अब पंजाब यहाँ से दूर है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब रॉ मटेरियल वहां से इजीली आपका अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि वही रॉ मटेरियल हो सकता है कि अब राजस्थान में पैदा किया जा रहा हो, तो उससे आपका काम हो जाता है। स्किल्ड लेबर, पहले स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती थी, लेकिन गवर्नमेंट के आजकल बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे रहते हैं, प्लान ऐसे रहते हैं जिसमें लेबर को जो है स्किल सिखाया जाता है, उनके छोटे छोटे जो है सेमिनार्स किए जाते हैं, वर्कशॉप की जाती हैं, जिनमें वर्कर्स को स्किल किया जाता है। फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च, पहले इंडिया में इतनी रिसर्च फैसिलिटीज नहीं थी, अब रिसर्च फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। अपन देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन जो है वो भी इंडिया में ही डेवलप की गई, तो ऐसे रिसर्च फैसिलिटीज बढ़ने से भी आपके बिजनेस को क्या है और एक्सपेंशन मिलता है, क्योंकि हो सकता है रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। मान लो आप पेन बनाते हो, उन्होंने एक ऐसा पेन बनाया जिसके निब से है ना जो इंक है वो लीक नहीं होती, तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको भी मिलेगा और आप उस पेन को बेचकर ज्यादा रुपए कमा सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, पहले बैंक वगैरह जो है लोन इतनी आसानी से देते नहीं थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मुद्रा स्कीम वगैरह है, उसमें गवर्नमेंट जो है आसानी से लोन देती है, और लोन की रेट जो पहले कहीं 13-14% के आसपास होती थी, वो आज लगभग 7-8% के आसपास आ गई है, तो लोन आपको काफी सस्ते मिलने लग गए। सस्ते लोन मिलने की वजह से आपको क्या फायदा हो रहा है कि अब आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, कहाँ तो आप 13-14% ब्याज चुकाते थे और अब आपको 7-8% ब्याज ही चुकाना है, तो इस कंडीशन में आपके लिए खर्चे कम हो गए, और खर्चे कम होना ही आपके लिए फायदा है। पर बैंक के इंटरेस्ट की रेट कम करने में आपका तो कोई रोल है नहीं, वो तो गवर्नमेंट और आरबीआई के ऊपर चलता है। तो ये सब एक्सटर्नल इकोनॉमीज के रीजन है जिनसे कि आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, फायदा मिलता है, और आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम आती है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है सर? ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है? मीनिंग क्या है? दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड। ये वो प्रॉब्लम है जो बिजनेस फेस करता है, बिजनेस बिकम टू लार्ज, बिकम जो बिजनेस है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके सामने ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो फिर वो डिस इकोनॉमीज, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा बिजनेस तो डेफिनेटली संभलेगा नहीं तो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो डिसएडवांटेज क्या है ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन करने पे? आप अपने बिजनेस को बहुत फैला लो, उसके क्या नुकसान है? सबसे पहले तो सर देखो, ओवर प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मार्केट में खपत ही नहीं है, जब वो बिक ही नहीं रहा तो आप बना के करोगे क्या? देन डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। भाई वर्कर देखेंगे यार बिजनेस तो खूब बढ़ा रहे हैं ये, हमें तो सैलरी दे नहीं रहे, तो डेफिनेटली वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट चालू हो जाएंगे। ये क्वालिटेटिव सिस्टम्स हैं जो कि चेंज होते हैं, बस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। इनकरेज मोनोपोली, जब आप खूब सारा प्रोडक्शन करने लग जाओगे तो मोनोपोली वाली रेंज में आने लग जाओगे, हो सकता है कि आपको मोनोपोली हो जाए, तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं होने देगी, तो गवर्नमेंट अड़ंगे डालने चालू कर देगी, तो ये भी हो सकता है। नो अटेंशन ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स, अब आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हो, जब पहले पहले आपकी छोटी सी फैक्ट्री थी, आप खुद पर्सनल हर चीज को देखते थे, अब आपने उसके लिए सुपरवाइजर रख लिए। अब सुपरवाइजर तो देखो
आपका काम है वो ढंग से वो क्यों देखेगा? तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में अब इतनी पर्सनल अटेंशन नहीं रहेगी। एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्किंग कंडीशन, डेफिनेटली जिस फैक्ट्री के अंदर 20 जनों को काम करना था, आपने उसमें 40 जने भर दिए, तो डेफिनेटली वहाँ वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रही, बहुत भीड़ भाड़ रहेगी और उस कंडीशन में काम करने में दिक्कत रहेगी। नो प्रॉपर मैनेजमेंट, पहले एक मैनेजर था, उसके ऊपर आपने 20 जनों का काम ही डाल रखा था, अब आपने उसको बढ़ा के 40 जनों का काम दे दिया, तो डेफिनेटली वो इतने अच्छे से नहीं संभाल पाएगा। तो ये सब डिसएडवांटेज जो हैं वो आपके डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर आते हैं।